अल्टीमेट ऑडियो बुक पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे विश्व इतिहास के कुछ विषय, यानी कि जो एनसीईआरटी की हमारी सीरीज चल रही है उसकी बात हम कर रहे थे। यहाँ पर विषय 5 था, विषय 5 जिसमें कि था यायावर साम्राज्य। हमने इससे पहले पार्ट में चंगेज खान के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर जब हम चंगेज खान के बारे में बात कर चुके थे, तो अब इसके उपरांत यानी कि जब चंगेज खान नहीं है उसके बाद की हम बातें करेंगे। तो चंगेज खान के उपरांत मंगोल। ओके, तो यहाँ तक कि हमने बात किया था कि कैसे मंगोलों का राज्य बना, कहाँ उन्होंने आक्रमण किया और कैसे एक मंगोलिया गणराज्य बना। अब बात करेंगे चंगेज खान के उपरांत मंगोलों के बारे में। तो चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 चरणों में इसको विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण है जो 1236 से 1242 के बीच में जाएगा और तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। दूसरा चरण जो था वो 1255 से 1300 ईस्वी तक रहा, जिसमें समस्त चीन सन 1279 इराक, ईरान, सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। सन 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं का बहुत कम विपर्याय का सामना करना पड़ा, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे तथा उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। इस प्रवृत्ति के 2 पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकारी को लेकर आंतरिक राजनीति। जब प्रथम 2 पीढ़ियां जोची और ओगोदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए, अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों का ध्यान करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज खान के वंश की तोलुयु शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया। यानी कि यहाँ पर 3 वंश आपको शाखाएं देखने को मिल रही हैं, तोलुयु, जोची और ओगोदेई। मोंके जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए, परंतु 1260 के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उसका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उसके अभियान शिथिल नहीं हुए। वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया। यह विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे। इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी जिनके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं वजहों से उनकी प्रगति में बाधाएं भी आई हैं। यानी कि जिस वजह से उनको सफलता मिली वही उनके लिए एक बाधा का भी कार्य करने लगी। अब बात करेंगे उनके सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन की, यानी सोशल, पॉलिटिकल और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था उसकी हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। मंगोलों और अन्य अनेक यायावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी, यानी कि सशस्त्र सेना बनती थी। विभिन्न मंगोल
जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगर समुदाय के लोग, यानी तुर्की मूल के उइगर समुदाय के लोग सम्मिलित थे। केराइटों जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया। चंगेज खान उन विभिन्न जनजातीय समूहों जो उसके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने का कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई, जो 10, 100, 1000 और अनुमानित 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। 10, 100, 1000, 10,000 है ना, ये यहाँ पर कुछ अनुमानित संख्या हुआ करती थी। अब बात करते हैं पुरानी पद्धति में कुल, यानी कि क्लैन, कबीले, ट्राइब और सैनिक दशमलव इकाइयां एक साथ अस्तित्व में थी। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों, यानी कि तुमन, जो 10,000 सैनिकों की इकाई होती थी, उसको क्या कहते थे? तुमन की थी, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशोत्था कुलों को एकीकृत कर इसके जनक चंगेज खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियां जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, उनको क्या कहते थे? नोयान कहा जाता था। इस नई व्यवस्था में इनके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खान का साथ दिया था। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा, यानी सगा भाई कहकर सम्मानित किया था। ऐसे अन्य और भी कई जो आंड्या से निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे, इनको चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकरी का पद इन लोगों को अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। इस तरह से नए वर्गीकरण से पूर्व चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह के उभरे अभिजात वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की। इस नई श्रेणी यानी नवीन श्रेणी हायरार्की में चंगेज खान ने अपने 9 विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ है निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था और जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र ज्योची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलूस निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहां तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला था, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः यह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा, वैसे वैसे यह अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया होगा। चंगेज खान ने संकेत किया था कि उसका तीसरा पुत्र जो होगा ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी कराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोय ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त की। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर चंगेज खान होगा, ओके, उसका पुत्र कौन है? यहाँ पर ओगोदोई, फिर उसका पुत्र जो है यहाँ पर तोलोय, ओके। तो ये एक हायरार्की है। चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और उसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग
सैन्य टुकड़ियां तामा निर्धारित की, यानी सैन्य टुकड़ियों क्या कहा जाता था, तामा कर दी जाए, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य का भागीदारी का बोझ सरदारों की परिषद यानी कि किरलताई में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चरागाह, भूमि और उत्तराधिकारी आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। यहाँ पर मंगोल वंश दिया हुआ है, ये देखिए नीचे आप देखेंगे कि यहाँ मंगोल वंश बना हुआ है। बहुविवाहित चंगेज खान अनेक बच्चों के जनक थे। उनकी पटरानी बोरते के गर्भ से जन्मे चारों पुत्र उनके वंश वृक्ष की शाखाएं बने। उनके ज्येष्ठ पुत्र जोची के परिवार में कोई भी सुरमा प्रसिद्ध खान पैदा नहीं हुआ, परंतु उस परिवार के पास अपार शक्ति थी। गोमुख की मृत्यु के पश्चात जोची के पुत्र बातु के ओगोदेई के वंश को समर्थन से इनकार के कारण शक्ति तुलुई परिवार के हाथों में आ गई, जिसमें मोंके और कुबलई के लिए सत्ता के द्वार खोल दिए। तुलुई बरके और आरिक बोंके की कोई भी प्रतिमा उपलब्ध नहीं है। घृणित नामी शूरवीरों खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुंडे हुए सिरों के साथ दिखाया गया है। यानी कि अब देखेंगे ये ट्री है, फैमिली ट्री, ठीक है। तो इस फैमिली ट्री को देखिए कि सबसे नीचे यहाँ पर आपको चंगेज खान दिख रहे होंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाई देंगे यहाँ पर उनके पुत्र हैं यहाँ पर 4। तो फिर ये देखो ओगोदेई, चगताई, जोची। फिर जैसे आप जाएंगे कि एक है तुलुई के आरिक बोके, हलाकू, कबलाई, मोंके। ओगोदेई से गोमुख और चगताई का कोई नहीं यहाँ पर। फिर उसके बाद जोकी के बातू और बरके, जैसा चगताई का दिया हुआ है नीचे, आपने पढ़ा है। अब बात करते हैं, चंगेज खान ने सबसे पहले इसे एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी। कौन सी? फुर्तीली हरकारा अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों पर परस्पर संपर्क रखा जाता था। हरकारा यानी कि जैसे डाका आज बोलते हैं हम लोग, पोस्टल वाला। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक है तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूह से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं को 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। अब इसको क्या कहते थे? इसे कुबकुर कर कहते थे। कौन सा कर? कुबकुर। अब ये किससे संबंधित है, याद रखना है आपको। इस उगाही लेवी को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज खान की मृत्यु के उपरांत इस सरकारी पद्धति यानी याम में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपनी विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी, तथा विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों कनात का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल और उसके फैलने उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिकी विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी उबर नहीं पाए। किसके? खुरासान के कुछ हिस्से। जब सैन्य अभियानों में विराम आया, तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबंध हो गए थे। मंगोल विजय यानी पैक्स मंगोलिकल के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा चीन तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए
सुलभ यात्रा आवश्यक थी। यानी कि संचार की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर, और सुलभ यात्रा, ट्रांसपोर्ट। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे फारसी में फैजा और मंगोल भाषा में जेरेज जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका तात्पर्य यह था कि मंगोल शासक खान की सत्ता स्वीकार करते थे। यहाँ पर आपको दो दिख रहे होंगे, दो कलर के, एक यहाँ पर रेड आपको दिखेगा और एक ब्लू दिखेगा। रेड जहाँ पर ये लाइन आपको दिखाई देंगी वो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य था। और जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1259 के पश्चात मंगोल अभियान रेशम मार्ग की दिशा, ये हमारा है प्यारा भारत। बात करते हैं, ये जितने भी हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, काराकोरम, महान साम्राज्य, खान साम्राज्य, ये सारे रेड कलर वाले चगताई साम्राज्य जितने दिखाई दे रहे हैं, ये सब चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य में आक्रमण हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपको दिखाई देंगे ब्लू वाले, तो ब्लू वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये रेशम मार्ग है। यहाँ से क्या हुआ, काराकोरम से मास्को होते हुए ये यूरोप की तरफ चला गया। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे तूफान की तरफ से बुखारा, एक ये। फिर नेक्स्ट है, ये देखेंगे कि आप यहाँ पे हिरात से लेकर बगदाद की तरफ जा रहा है, दशमिक भूमध्य सागर तक जा रहा है रेशम मार्ग, और एक यहाँ पर है काराकोरम से निकला हुआ है। तो ये सारे के सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, रेशम मार्ग भी इसमें दिखाई दिए गए हैं। मंगोलों के अभियान। 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों के में विरोध कम होते हुए गए। उदाहरणार्थ 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक के आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज खान का पोता कुबलई खान मृत्यु 1294 कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजन खान, जिसकी मृत्यु 1304 ईस्वी में हुई थी, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वे कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध दुनिया चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध दुनिया चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थी। गजन खान का भाषण सुनिए जरा। गजन खान, जिसके 1295 से 1304 ये शासनकाल हुआ, पहला इल खानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। क्या किया? इस्लाम। उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया, जिसे संभवतः उसके वजीर, कौन से वजीर थे? ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था और जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूं। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं, लेकिन अगर हम निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं, चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सीखना पड़ेगा। यदि आप कृषकों को अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे और उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और उसके विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है।
चंगेज खान के शासनकाल से मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। उनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज दिया जाता था, जैसे चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण। इस तरह उन्होंने दूरस्थ राज्यों में संगठित करने में मदद की और उनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहां के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाले खानाबदोशों की लूटमारों की धार कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री येलू चुत्साई ने ओगोदोई की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुवैनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रसूदुद्दीन ने गजन खान के लिए वो भाषण तैयार किया। वह भाषण भी इसी समय तैयार किया था जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्रों में अधिक था, उन क्षेत्रों में जो यायावरों के मूल स्टेपी आवास से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया और हर एक अपने उलूस, जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। यह अंशतः उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसने चंगेज खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए उत्कृष्ट चरागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुई वंश के वंशजों ने युआन और इलखानी वंशों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा ग्रोह यानी गोल्डन हॉर्स का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया चगताई के वंशज तथा रूस गोल्डन हार्ड के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। चंगेज खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक वंश समूह में बढ़ जाने का तात्पर्य था उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना। स्पष्टता यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ और इसी की एक शाखा टोलीद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिया। बहुत हद तक यह सब चीन और इराक अपने नियंत्रण का और उनके परिवारों के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया। इलखानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहासवृत्त के महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर दी गई है। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। एक इलखानी इतिहासवृत्त में यह विवरण दिया गया कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। यद्यपि इलखानी विवरणों में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया है और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेज खान के वंशजों को विरासत में जो कुछ मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की वह तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसे चंगेज खान ने की थी। डेविड ऑयलॉन के शोध के बाद यास पर हाल में हुआ कार्य वह नियम संहिता जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1206 के
किरिलताई में लागू की थी। उन जटिल विविधों का विवरण करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यशाक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था विधि। यास यानी कि विधि। आज्ञप्ति व आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यशाक के बारे में हमें मिला, उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से है, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि चंगेज खान की विधि संहिता। यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल के एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। हालांकि मंगोलों को अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप में वे अल्पसंख्यक ही थे। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था, जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति एक स्मृति कार्य के होने का दावा किया, जिसकी प्रामाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। उसने चंगेज खान और उनके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया, यद्यपि मंगोलों ने भी काफी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था। फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज खान ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था, जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई। देखते हैं यास क्या है। 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी कहा और चेतावना दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य नाटकीय घटना थी, जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर का वंशज अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहां छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हफीज तानिस ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्म परायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज खान के याद के अनुसार था। बात करेंगे अब इसके निष्कर्ष की, जो कि अभी तक हमने पढ़ा, उसका निष्कर्ष क्या निकला। चंगेज खान और मंगोलों का वह विश्व इतिहास में स्थान। आज जब हम चंगेज खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसे कि विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और ऐसे व्यक्ति जो हजारों लोगों को मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई। साथ ही उन्हें समृद्धि बनाया, एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिससे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि वे
ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिराज्य के बारे में सोचिए जिसने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे। समन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने वैयक्तिक मत कभी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने आप प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों, जैसे कि भारत में मुगल शासकों के अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सके। मंगोलों और किसी भी आया और शासन प्रणाली में संबंधित जिस तरह के प्रलेख हैं, उनसे यह समझना वस्तुतः असंभव है कि वह कौन सा ऐसा प्रेरणा स्रोत था जिसने साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों को एक परिसंघ बनाया। अतः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया तथा मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था। कब? 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी या परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, मंगोलों द्वारा बगदाद पर कब्जा। रशीद अल दीन तबरेज का इतिवृत्त में दिया गया 14वीं शताब्दी का एक लघु चित्र है जो ये दिखा रहा है। यहाँ पर दिया गया है इस लघु चित्र में। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है ना। उसने चंगेज खान को एक महान राष्ट्रनायक के रूप में लिया, जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है, जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलिया के इतिहास में इस निर्णायक समय पर चंगेज खान एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जो महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा। यहाँ पर कुबलाई खान और चाबी शिवर दिया गया है। तो दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। जुड़े रहिए आप लोग हमारे इस अल्टीमेट ऑडियो बुक के साथ में।